नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये प्रशांत किशोर ने ये क्यों कहा है कि अभी तो बिहार की राजनीति 180 के कोण पर घूमी है, अभी ये 360 के कोण पर और घूमनी है। उन्होंने ये कहा है कि अभी बिहार में सियासी भूचाल आना शेष है। यानी अभी अगस्त के पहले पखवाड़े में जो कुछ हुआ, यानी नीतीश बाबू ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके जो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है लालू यादव की पार्टी के साथ, क्या इसमें अभी और पेंच बाकी है? अभी कुछ और भी होना शेष है? प्रशांत किशोर का यही इशारा है। और ये क्या पेंच है? क्या होने वाला है? क्या कोई बड़ा खेल होगा जिसकी तरफ आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इशारा कर रहे हैं? अभी 1 महीना पूरा हुआ नहीं है नीतीश कुमार को शपथ लिए हुए 8वीं बार, और अभी से अगर ये चर्चाएं तेज होनी शुरू हो चुकी हैं कि बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल होने वाला है, तो आप अंदाजा लगाइए कि नीतीश बाबू और उनके जो संगी साथी हैं, उनकी नींद किस तरीके से उड़ी हुई होंगी। आपको वो सीन याद है? अभी 2 दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे थे। नीतीश कुमार से उनकी 1.5-2 घंटा बातचीत हुई है 2024 को लेकर के। चेहरा कौन हो, किसके नाम पर सर्वसहमति बन सकती है, जहां तक विपक्षी दलों का प्रश्न है। और जाहिर है, सार्वजनिक तौर पर भले ही राहुल गांधी का नाम लेने में, कांग्रेस का नाम लेने में अभी नीतीश कुमार सियासी मजबूरियों के चलते परहेज कर रहे हैं, लेकिन दरवाजों के पीछे जो उनकी बातचीत हुई, उसमें माइनस कांग्रेस ही किसी थर्ड फ्रंट के चेहरे पर सहमति बनाने के बारे में चर्चाएं हुई हैं। बहुत सारे चेहरे हैं, ममता बनर्जी से लेकर के अरविंद केजरीवाल, शरद पवार से लेकर के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार, बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन ममता किसी को भाव नहीं दे रही है, केजरीवाल किसी से बात नहीं कर रहे हैं, शरद पवार हमेशा की तरह अभी डिनायल मोड में हैं। ले दे करके 3 चेहरे बचते हैं, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार के सेनापति यानी जनता दल यू के अध्यक्ष ललन सिंह का तो कुछ और ही बयान आया है, वो हम आपको अभी सुनवाएंगे। लेकिन जरा 2013 का जो कांग्रेस का ताल कटोरा स्टेडियम में अधिवेशन चल रहा था, उस समय का मणिशंकर अय्यर का एक स्टेटमेंट याद करिए। क्या कहा था उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर के, और किस अंदाज में कहा था वो भी जरा याद करिए। अगर याद ना आ रहा हो तो मैं आपको सुनवा देता हूं, सुनते हैं। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं।
21वीं सदी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। और लल्लन सिंह ने क्या कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए, जरा सुनिए और देखिए अंदाज क्या वही है ना जो मणिशंकर अय्यर का था। उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं है, नहीं है, नहीं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। ऐसा क्या हो गया? नीतीश बाबू को आखिर हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? नीतीश कुमार तो आज शाम भी, जो इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पहला दिन था, उसके बाद ये मीडिया से बात कर रहे थे और जो संबोधन कर रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा कि साहब मैं जल्दी ही दिल्ली जाने वाला हूं और विपक्ष के जो अलग अलग दलों के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत करूंगा 2024 के लिए। और ललन सिंह तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, पर मैं कहता हूं कि वो 50 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएंगे। वाह नीतीश बाबू, वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। 2014 में अकेले लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के, और इनकी कितनी सीटें आई थी बिहार में? केवल 2, केवल 2। और जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े, तब कितनी सीटें आई इनकी? 16। अकेले लड़ते हैं तो बिहार की जनता इनको इनकी हैसियत दिखा देती है, और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हैं तो इनको 14 और सीटों का फायदा हो जाता है। और वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में 50 लोकसभा सीटें भी नहीं मिलेंगी। इनका ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये क्यों है? क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, तो अरुणाचल प्रदेश के 7 में से 6 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जनता दल यू के। और अगर अभी की बात करें तो अभी मणिपुर में इनके 6 में से 5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि चूंकि ये पलटी मारते हैं, निष्ठाएं बदलते हैं, सहयोगी बदलते हैं, बयान भी बदलते हैं, इसलिए अलग अलग राज्यों में जो इनके एमएलए चुन करके आए थे उनका इनसे मोहभंग हो चुका है। और बिहार में जो कुछ इन्होंने किया है उससे मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के जो एमएलए थे जनता दल यू के, वो नाराज थे। वो नहीं चाहते थे कि नीतीश बाबू भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके लालू यादव के साथ जाएं और उनके साथ सरकार बनाएं। वैसे तो अमित शाह भी बहुत जल्दी सीमांचल का दौरा करने वाले हैं बिहार का, और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर लिया है बिहार में, और उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में नीतीश कुमार को जो उन्होंने पटकनी दी है, जो सबक सिखाया है, वो तो एक संकेत भर है।
बिहार में जो कुछ हो रहा है उसका अंदाजा जरा आप इनके साथ वर्षों तक उप मुख्यमंत्री रहे और इनके करीबी मित्र के रूप में जाने जाने वाले सुशील मोदी का एक बयान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। दल यू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूर्व संध्या पर जदयू की मणिपुर इकाई में विद्रोह हो गया। मणिपुर इकाई नीतीश जी के इस निर्णय से सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और इसलिए उनके 5 विधायक विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हो गए और मणिपुर जनता दल यू से मुक्त हो गया। कुछ दिन पूर्व अरुणाचल प्रदेश के भी एक विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। नीतीश जी, आपके इस निर्णय से देश के अंदर जदयू की अनेक इकाइयां, राज्य इकाइयां आपसे सहमत नहीं है और यह विद्रोह अनेक राज्यों में आगे भी होने वाला है। इतना ही नहीं तो जदयू से अरुणाचल और मणिपुर ये उनसे मुक्त हो गया है, यानी ये 2 राज्य जदयू से मुक्त हो गए हैं। और देखिएगा आगे आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव आपकी पार्टी को तोड़कर बिहार को भी जदयू से मुक्त कर देंगे। बड़ी संख्या में विधायक राजद में चले जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएंगे और कुछ लोग बीजेपी में आ जाएंगे। और ललन जी कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया, तो आपके विधायक क्या बिकाऊ है? क्या आपके विधायकों को कोई खरीद सकता है? ये बेबुनियाद है, भ्रामक है, किसी को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके निर्णय से सहमत नहीं थे और इसलिए वो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। सुशील मोदी जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने भी पिछले दिनों से नीतीश कुमार के खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ नीतीश ने किया है इसके बावजूद कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 75 आई थी और जनता दल यू की यानी नीतीश कुमार की केवल 43 आई थी। उनको चीफ मिनिस्टर बना करके सम्मान प्रदान किया था। इसके बावजूद नीतीश कुमार की ईगो इतनी हाई थी कि वो उल्टे भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा करके अलग हुए हैं कि मेरे लिए अपमानजनक स्थितियां पैदा कर रखी थी। विजय कुमार सिन्हा जो इनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए विधानसभा के अध्यक्ष थे और पहली बार संभवतः सदन में चीफ मिनिस्टर और स्पीकर के बीच में तीखी नोक-झोंक हुई थी, क्योंकि जहां से वो आते हैं चुन करके विजय कुमार सिन्हा, वहां जो अपराध बढ़ रहे थे उसको लेकर के उन्होंने सरकार से ही जवाब तलबी कर ली थी और नीतीश हत्थे से उखड़ गए थे। अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और उन्होंने बहुत तीखे हमले किए हैं। अभी नीतीश के कुछ बयान आए थे मणिपुर में, जिस तरीके से उनकी पार्टी के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उससे पहले अरुणाचल में लगभग सभी एमएलए भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो उस पर जो नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने कहा कि साहब ये जो एमएलए जिस तरीके से ये तोड़ रहे हैं, क्या ये सही है? और जनता को जो है एक तरीके से ये डिच कर रहे हैं। तो विजय कुमार सिन्हा ने ये कहा है पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि किसी पार्टी के जीतने वाले को अपनी तरफ लेना लोकतंत्र का हनन है, ऐसा नीतीश बाबू कह रहे हैं। लेकिन ऐसा कह करके तो वो खुद अपने को और लालू यादव को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे तो उनके बराबर में जो मंत्री हैं इस समय जनता दल यू की तरफ से, अशोक चौधरी, वो
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि वो जब आपके पास आए थे तो तब आपको कोई परेशानी नहीं थी, यानी कांग्रेस के नेता को आपने तोड़ा तब कोई दिक्कत नहीं थी। और अभी सीमांचल से जो 5 एमएलए चुन कर के आए थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के, उनमें से 4 को तेजस्वी यादव ने राजद में विलय करा लिया, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि आपने दर्जनों विधायकों को लोक जनशक्ति पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, कांग्रेस से, राजद से तोड़ा। वो सब पुण्य का काम था क्या? और उन्होंने तंज कसते हुए इन पर यह कहा कि मुख्यमंत्री का दोहरा चरित्र इससे पता चलता है। ये बयान भी बदलते रहते हैं, पाला भी बदलते रहते हैं और इनका लगातार जनाधार घट रहा है। 2010 में जनता दल यू की 115 सीटें थी। 2015 में ये 70-71 सीटों पर आ गए और 2020 में जो चुनाव हुए उसमें 43 सीटों पर आ गए। 2020-21 में जो चुनाव हुआ, और उन्होंने कहा कि 2025 में जब अगला विधानसभा चुनाव होगा तो ये दाही में भी नहीं होंगे, इकाई में इनका मामला साफ हो जाएगा। जो संकेत भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जो संकेत प्रशांत किशोर दे रहे हैं, क्या है ये संकेत? क्या लालू यादव बड़ा खेल करने वाले हैं? क्योंकि ये बात लगातार कही जा रही है कि अगर उनको 5-7 एमएलए और मिल जाते हैं तो तेजस्वी यादव सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार को पद से हटा दिया जाएगा। क्या जनता दल यू में कोई बगावत होने वाली है? और जो सुशील मोदी कह रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि जनता दल यू बिहार में भी टूटेगा, कुछ एमएलए राजद में चले जाएंगे, लालू यादव के साथ चले जाएंगे, कुछ भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और कुछ कांग्रेस में जाएंगे। क्या इतना बड़ा खेला होने वाला है? और क्या नीतीश बाबू इसी से परेशान हैं? वैसे तो वो कह रहे हैं कि हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे, 50 सीटें भी उनकी नहीं आएंगी और मैं बहुत जल्दी दिल्ली जाकर के विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करूंगा। लेकिन बिहार में क्या संकेत हैं? अगर वहां कोई बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है जिसके संकेत दिए जा रहे हैं, तो नीतीश ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।